हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष गुप्ता स्मार्ट स्टडी क्लासेस गरोठा के इस ऑनलाइन बैच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, अर्थात कि संसद के सत्र को डिस्कस करने वाले हैं। क्या है, क्या देखेंगे हम लोग? संसद के सत्र देखेंगे, सत्रावसान देखेंगे, और स्थगन क्या होता है उसको देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि विनियोग विधेयक क्या होता है, विनियोग विधेयक क्या होता है, और लेखानुदान क्या होता है, गिलोटिन की प्रक्रिया क्या है, क्या गिलोटिन की प्रक्रिया क्या है। और हम देखेंगे कि नीतिगत कटौती क्या है, नीतिगत कटौती। और देखते हैं मितव्ययी कटौती, मितव्ययी कटौती। एक और है सांकेतिक कटौती, सांकेतिक कटौती। यह सारी चीज़ें जो हम लोग देखेंगे बजट के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। कहाँ पर? बजट के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सत्र को। क्या देखते हैं? संसद के सत्र को। संसद के सत्र और सत्रावसान का वर्णन हमें अनुच्छेद 85 के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाएगा। क्या है? राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाएगा। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 85 में कहा गया है। क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति सत्र बुलाएगा कितनी बार? 2 बार कम से कम। और जो 2 सत्र हैं उनकी बीच की अवधि जो है 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या है? 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे हमारे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अनुच्छेद 85 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति सत्र बुलाएगा और सत्र की बीच की जो अवधि है 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, और कम से कम 2 सत्र वह बुलाएगा। तो सत्र का यदि हम इंग्लिश में देखें तो इसे हम सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेशन कहते हैं। और सत्र 2 तरीके के होते हैं। एक तो नॉर्मल सत्र होता है। क्या है? एक नॉर्मल सत्र होता है। और सेकंड क्या है? एक विशेष सत्र होता है। विशेष सत्र अर्थात कि स्पेशल सेशन होता है। ये दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम शब्द सत्र को समझ लेते हैं कि सत्र क्या है। तो सत्र की ही अवधि में लोकसभा और राज्यसभा क्या है? लोकसभा और राज्यसभा विधियों का निर्माण करती है। क्या करती है? वह अवधि जिसमें लोकसभा और राज्यसभा विधियों का निर्माण करती है वह क्या कहलाता है? सत्र कहलाता है। राष्ट्रपति कम से कम वर्ष में 2 सत्र बुलाएगा। क्या है? 2 सत्र बुलाएगा वर्ष में, और जिनकी बीच की अवधि जो है 6 माह से अधिक नहीं होगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग नॉर्मल सत्र को कि नॉर्मल सत्र है क्या। इसके बाद हम लोग विशेष सत्र को देखेंगे। नॉर्मल सेशन। तो वर्तमान में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। कितने? 3 सत्र बुलाए जाते हैं। कौन कौन से सत्र हैं? ग्रीष्मकालीन सत्र है, ग्रीष्मकालीन सत्र है, मानसून सत्र है। सेकंड कौन सा है? मानसून सत्र। और जो तीसरा है उसको हम लोग शीतकालीन सत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतकालीन सत्र कहते हैं। ग्रीष्मकालीन सत्र को हम लोग बजट सत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट सत्र भी कहते हैं। और यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीष्मकालीन सत्र, क्योंकि ग्रीष्मकालीन सत्र से ही हमारे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी जो समयावधि है सबसे लंबी है। कितनी है? तो इसका जो आयोजन किया जाता है वह फरवरी माह से लेकर, क्या है? फरवरी माह से लेकर मई माह तक किया जाता है। कब से कब तक? फरवरी माह से लेकर मई माह तक किया जाता है। और मानसून सत्र जो है जुलाई माह से लेकर सितंबर माह तक इसका आयोजन किया जाता है। और जो शीतकालीन सत्र है यह हमें नवंबर और दिसंबर में दिखाई देता है, अर्थात कि नवंबर और दिसंबर में शीतकालीन सत्र का आयोजन किया जाता है। तो प्रश्न बनता है कि सबसे छोटा सत्र कौन सा है? तो शीतकालीन सत्र जो है सबसे छोटा सत्र है।
आप देख रहे हैं लगभग 1 महीने की ही अवधि यहाँ पर दिखाई देती है। और जो सबसे लंबा सत्र है वह कौन सा है? ग्रीष्मकालीन सत्र है। क्या है? सबसे लंबा। इसको हम लार्जेस्ट कहते हैं, लार्जेस्ट सेशन। और जो सबसे छोटा है वह कौन सा है? शीतकालीन सत्र है। तो हम लोगों ने 3 सत्र देखे हैं। कौन कौन से? ग्रीष्मकालीन सत्र, जिसे हम बजट सत्र भी कहते हैं, यह फरवरी से मई माह तक आयोजित किया जाता है। यह सबसे लंबा सत्र है और इसमें हम बजट पेश करते हैं। क्या? बजट पेश करते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे। मानसून सत्र यह जुलाई और सितंबर में आयोजित किया जाता है। शीतकालीन सत्र यह नवंबर और दिसंबर में आयोजित किया जाता है और यह सबसे छोटा सत्र है। तो आइए हम लोग यहीं पर सत्रावसान को भी समझ लेते हैं कि सत्रावसान है क्या? क्या? सत्रावसान। और यहीं पर हम आहूत को भी देख लेते हैं कि आहूत क्या है, और स्थगन को भी देख लेते हैं कि स्थगन प्रस्ताव है क्या। सबसे पहले देखते हैं सत्रावसान। तो सत्रावसान 2 सत्रों के बीच की जो अवकाश होता है, क्या है? 2 सत्रों के बीच का जो अवकाश होता है उससे हम क्या कहते हैं? सत्रावसान कहते हैं। क्या? सत्रावसान कहते हैं। जो 2 सत्रों के बीच की अवधि होती है उससे हम क्या कहते हैं? सत्रावसान कहते हैं। यहाँ पर मई माह में अवकाश दिया जाता है और जुलाई माह के जब स्टार्टिंग होती है उससे पहले के समय को हम लोग क्या कहते हैं? सत्रावसान कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सत्रावसान को समझ चुके होंगे। इसके बाद देखते हैं आहूत, कि आहूत करना क्या है। तो आहूत का तात्पर्य होता है बुलाना। अभी हम लोगों ने क्या देखा था अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाएगा, अर्थात कि आहूत करेगा। तो जो ग्रीष्मकालीन सत्र है, मानसून सत्र है और शीतकालीन सत्र है, कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा, अर्थात कि राष्ट्रपति आहूत करेगा सत्रों को। और स्थगन का क्या तात्पर्य है? तो स्थगन करता है लोकसभा का अध्यक्ष, या क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, या राज्यसभा का सभापति करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो उस सदन में पीठासीन अधिकारी हैं वह इसको स्थगन करते हैं। क्या है? स्थगन करते हैं। सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह प्रश्न हमारे एग्जाम में बना है। और जो आहूत करता है वह भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो स्थगन करता है वह कौन करता है? पीठासीन अधिकारी करता है, अर्थात कि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा में वहां का पीठासीन अधिकारी अर्थात कि राज्यसभा का सभापति करेगा। कौन? राज्यसभा का सभापति करेगा। स्थगन को समझ लेते हैं। माना कि हम मानसून सत्र में बैठे हुए हैं। क्या है? मानसून सत्र कब से कब तक चलता है? जुलाई से लेकर सितंबर के बीच तक चलता है। इसमें हम कोई भी एक डेट ले लेते हैं। माना कि 20 जुलाई की ही डेट ले लेते हैं। 20 जुलाई को सदन में इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है कि सदन की कार्यवाही का आगे संचालन नहीं हो सकता है। तो उस समय पर क्या करेगा? जो पीठासीन अधिकारी है वह सभा को स्थगित कर सकता है। हो सकता है वह स्थगित 1 घंटे के लिए करे, हो सकता है 5 घंटे के लिए करे, हो सकता है 2 दिन के लिए कर दे, हो सकता है 1 माह के लिए भी कर दे। उस पीठासीन अधिकारी के ऊपर है कि कब तक वह स्थगित कर सकता है। तो हमें जो स्थगन है वह भी 2 प्रकार के दिखाई देते हैं। सबसे पहला कौन सा है? निश्चितकालीन स्थगन और अनिश्चितकालीन स्थगन। निश्चितकालीन स्थगन क्या है? कि उन्होंने 1 दिन के लिए किया, 1 घंटे के लिए किया, 2 घंटे के लिए किया, 5 दिन के लिए किया। तो इसमें समय फिक्स रहता है कि इतने दिन के लिए ही जो बैठक है स्थगित की गई है। और अनिश्चित काल में क्या है? कोई समय फिक्स नहीं रहता है कि आगे की जो बैठक होगी वह कब होगी। क्या है? आगे की बैठक का कोई समय फिक्स नहीं रहता है। तो मेरे ख्याल से आप सत्रावसान, आहूत और स्थगन को आसानी से समझ चुके होंगे। तो इसके बाद देखते हैं हम बजट सत्र को, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखते हैं बजट सत्र को। बजट सत्र, बजट सेशन, हम देखने वाले हैं बजट सेशन को। तो देखते हैं कि बजट सत्र के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था, कि यह फरवरी माह से लेकर मई माह तक चलता है और सबसे लंबा सत्र है। और एक मायने में और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, कि राष्ट्रपति प्रत्येक नए वर्ष के, क्या है, प्रत्येक नए वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है। क्या करता है? संबोधित करता है।
तो यहाँ पर भी संबोधित करेगा राष्ट्रपति, क्योंकि यह नए वर्ष का पहला सत्र होता है। इसके बाद ही आपको दिखाई देंगे जो मानसून सत्र है वह जुलाई और अगस्त में दिखाई देगा, और जो शीतकालीन सत्र है वह नवंबर और दिसंबर में दिखाई देगा। सबसे पहला कौन सा है? बजट सत्र ही आएगा। तो इसमें क्या होगा? राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, अर्थात कि राष्ट्रपति इसको संबोधित करेंगे। जब यह संबोधित करेंगे तो जो है संबोधन में बात कहेंगे, अर्थात कि जो वह भाषण देंगे या अभिभाषण देंगे, वह किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। यह प्रश्न हमारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उसको कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। और देखते हैं कि जब राष्ट्रपति इसको संबोधित करते हैं, उसके बाद जब तक वह संबोधित करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की क्या है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। क्या है? संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। वह जो पहला बजट सत्र होता है उसमें पहले संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसको राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। और जब राष्ट्रपति का संबोधन समाप्त हो जाता है तो लोकसभा अपने सदन में चली जाती है और राज्यसभा अपने सदन में चली जाती है। इसके बाद लोकसभा अलग से अपना राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव देगी। क्या? धन्यवाद प्रस्ताव देगी। और राज्यसभा भी धन्यवाद प्रस्ताव पारित करेगी। तो यहाँ पर जो राज्यसभा का धन्यवाद प्रस्ताव है वह मात्र एक औपचारिकता है, परंतु जो लोकसभा का धन्यवाद प्रस्ताव है यह एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव जैसी कंडीशन दिखाई देती है। किस तरीके से? अविश्वास प्रस्ताव जैसी कंडीशन दिखाई देती है। जो लोकसभा है उसको 1/2 बहुमत से, क्या है? 1/2 बहुमत से धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करना होता है। यदि वही 1/2 बहुमत से धन्यवाद प्रस्ताव को पारित नहीं कर सकी तो इसका क्या तात्पर्य होगा? कि लोकसभा ने अपना बहुमत खो दिया है, क्योंकि यदि उसको बहुमत में रहना है तो उसके पास 1/2 प्लस 1 सीट होनी चाहिए, अर्थात कि आधे से 1 सीट अधिक होनी चाहिए। और जब वह अपनी संख्या, जो बहुमत की संख्या है, उससे ही पास नहीं करा पाएगी तो इसका क्या तात्पर्य होगा? कि लोकसभा ने अपना बहुमत खो दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। क्या है? सरकार गिर जाएगी। और जिसके पास बहुमत होता है तो वहां पर तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा? राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा भी पास किया जाता है और राज्यसभा के द्वारा भी पास किया जाता है। किस बहुमत से? 1/2 बहुमत से पास किया जाता है। यह अविश्वास प्रस्ताव की तरह ही कार्य करता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग बजट को, कि बजट से संबंधित क्या प्रश्न हमारे एग्जाम्स में बन सकते हैं। और जो आगे की जो टर्म्स लिखी गई हैं वह बजट से ही संबंधित हैं। देखते हैं बजट को। बजट तो बजट किस सत्र में पेश किया जाता है? तो ग्रीष्मकालीन सत्र में पेश किया जाता है। और बजट का क्या शाब्दिक अर्थ है? तो चमड़े का थैला। क्या है? चमड़े का थैला। और सबसे ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि भारतीय संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या है? कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 112 के तहत किया गया है, अर्थात कि आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष संसद के सदन पर या संसद के पटल पर वार्षिक वित्तीय विवरण को पेश करवाएगा। क्या कहा गया है अनुच्छेद 112 में? कि राष्ट्रपति संसद के पटल पर वार्षिक वित्तीय विवरण को पेश करवाएगा। तो इसके अलावा देखते हैं कि बजट 2 रूपों में पेश किए जाते हैं। एक तो होता है रेल बजट और सेकंड होता है आम बजट। आम बजट, जो रेल बजट है वह सबसे पहले पेश किया जाता है। कब पेश किया जाता है? तो फरवरी के तीसरे सप्ताह में। क्या है? फरवरी के तीसरे सप्ताह में। कौन पेश करेगा? तो रेल मंत्री इसको पेश करता है। कौन? रेल मंत्री इसको पेश करता है। और जो आम बजट है वह फरवरी के अंतिम दिन, फरवरी के अंतिम दिन पेश किया जाता है। यदि 28 दिन की फरवरी है तो 28वें दिन किया जाएगा।
और यदि 29 दिन की फरवरी है तो 29वें दिन पेश किया जाएगा। और जो आम बजट है कौन पेश करता है, तो भारत का वित्त मंत्री पेश करता है। क्या भारत का वित्त मंत्री पेश करता है। आम बजट पेश होने से पूर्व वित्त मंत्री भाषण देता है, जिसे हम बजट भाषण कहते हैं। क्या कहते हैं, बजट भाषण कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वह दो रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। पहला क्या है, रियल बजट, और दूसरा क्या है, आम बजट। सबसे पहले रियल बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसे रेल मंत्री प्रस्तुत करता है। कब किया जाता है, तो फरवरी माह की तीसरे सप्ताह में। और जो आम बजट है वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। कब पेश किया जाता है, तो फरवरी माह के अंतिम दिन। और जब वह भाषण देता है तो उसे हम बजट भाषण कहते हैं। तो इसके अलावा देखते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण में है क्या। देखते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण को। तो वार्षिक वित्तीय विवरण में हमें सरकार के, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण लाइन है, सरकार के आगामी वर्ष के अर्थात कि आगामी वित्तीय वर्ष कह सकते हैं हम लोग, आगामी वित्तीय वर्ष के आय एवं खर्चे। क्या है, आय एवं खर्चे से संबंधित ब्यौरा देखने को मिलता है। क्या है कि आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की क्या आय होगी और क्या व्यय होगा, अर्थात कितनी आय होगी और कितना व्यय होगा, इसका एक अनुमानित लेखा जोखा हमें बजट के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो देखते हैं क्या प्राप्ति होती है, क्या है, क्या प्राप्ति होती है, और खर्चे देखते हैं। प्राप्ति और खर्चे अर्थात किसे हम व्यय कह सकते हैं या एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं इसको हम। जो प्राप्ति होती है इसके लिए तो हम लोग वित्त विधेयक पारित करते हैं। क्या, वित्त विधेयक पारित करते हैं, जो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। और इसके लिए जो विधेयक पारित किया जाता है उसे हम विनियोग विधेयक कहते हैं। क्या है, विनियोग विधेयक कहते हैं। अर्थात कि जो इनकम संबंधी बात की जाएगी वहाँ पर क्या है, वित्त विधेयक को पारित किया जाएगा, और जहाँ पर खर्चे संबंधी बात की जाएगी वहाँ हम विनियोग विधेयक को देखते हैं। हम लोग वित्त विधेयक के भी 3 रूप देख चुके हैं। कौन कौन से, मनी बिल, फाइनेंस बिल और फाइनेंस बिल सेकेंड कैटेगरी। तो यहाँ पर जो खर्चे संबंधी बात है कि जो खर्चे का ब्यौरा देना होता है उसे हम विनियोग विधेयक कहते हैं। अर्थात कि जो खर्चे होने वाले हैं सरकार के अगले एक वर्ष में, उसका अनुमानित ब्यौरा दिया हुआ होता है, तो इसको पास कराया जाता है, तो विनियोग विधेयक के माध्यम से पास कराया जाता है। और जब यह दोनों पास हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि बजट पास हो गया है। क्या है, बजट पास हो गया है। तो जो संसद है या लोकसभा है इसमें क्या प्रक्रिया अपना सकती है, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो जो विनियोजन विधेयक है इसके अंतर्गत ही देखते हैं कि जो यह हम लोगों ने सत्र देखा था फरवरी माह से लेकर कब तक चलता है, मई तक चलता है। और जो वित्तीय वर्ष होता है वह कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। कब से, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो 31 मार्च से लेकर हमें मई तक के लिए अर्थात कि जो 2 महीने हैं, यहाँ पर सरकार का कुछ खर्चा होगा कि नहीं होगा, निश्चित ही खर्चा होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, लेखानुदान के माध्यम से। क्या है, लेखानुदान के माध्यम से इसको सरकार लेती है। क्या है, लेखानुदान के माध्यम से इसे सरकार लेती है। इसे हम वोट ऑफ अकाउंट कहते हैं। क्या, वोट ऑफ अकाउंट कहते हैं। इसका क्या तात्पर्य है कि पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने कितना खर्च किया था। माना कि 6 लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए थे। कितने, 6 लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए थे। तो इसका 1/6 भाग जो है, कितना, 1/6 भाग जो है लेखानुदान के माध्यम से 2 माह के लिए सरकार को दे दिया जाता है। कितना, 1/6 भाग कितना होगा, 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ रुपए सरकार को दे दिए जाएंगे। कितने समय के लिए, तो 2 माह के समय के लिए 1/6 जो राशि है उसको सरकार को दे दिया जाएगा। इसी को ही हम लेखानुदान कहते हैं। क्योंकि जब बजट सत्र चल रहा होता है तो जो सत्र की समाप्ति होती है कब तक होती है, मई तक होती है। और जो बजट पारित होगा वह कब तक होगा, मई तक पारित होगा। और क्या है कि जो वित्तीय वर्ष है वह कब समाप्त हो जाएगा, 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। तो मार्च से मई तक सरकार के कुछ खर्चे होंगे कि नहीं होंगे, अर्थात कि इन 2 माह में सरकार क्या करेगी, तो इसके लिए लेखानुदान की प्रक्रिया अपनाई गई है।
कि अर्थात सरकार को जो पिछली वित्तीय वर्ष में उन्होंने खर्च किया है उसका 1/6 भाग दे दिया जाता है कि आप 2 माह में इतना खर्च कर सकते हैं। एक और है वोट ऑफ क्रेडिट। क्या है? वोट ऑफ क्रेडिट। इसमें सरकार को ब्लैंक चेक दे दी जाती है। इसमें क्या है, क्या दी जाती है? ब्लैंक चेक दे दी जाती है। यह कब उपयोग में लाई जाती है? तो यह आकस्मिक काल में लाई जाती है। क्या? आकस्मिक काल में इसका उपयोग किया जाता है। इसको ब्लैंक चेक दे दी जाती है सरकार को कि आप जितना भी खर्च कर सकते हैं कीजिए, जितना भी खर्च होगा भारत की संचित निधि के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। क्या है? जितना भी खर्च होगा भारत की संचित निधि के माध्यम से उसे दे दिया जाएगा। एक और प्रक्रिया अपनाई जाती है गिलोटिन की प्रक्रिया। गिलोटिन की प्रक्रिया। तो गिलोटिन की प्रक्रिया क्या है? गिलोटिन मतलब क्या होता है? गला घोंटना, अर्थात कि जो विधेयकों का है गला घोंट देते हैं। कैसे गला घोंट देते हैं? तो देखते हैं इसको कि माना कि किसी भी पार्टी को 2/3 का बहुमत प्राप्त है। क्या है? 2/3 बहुमत प्राप्त है। कहाँ पर? लोकसभा में 2/3 का बहुमत प्राप्त है। तो ऐसे में वह क्या करता है कि जो विपक्ष है वह तो अविश्वास प्रस्ताव ला ही नहीं सकती है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव तभी लाया जा सकता है जब 1/2 बहुमत से सीटें कम हों। लेकिन यहाँ पर तो 2/3 बहुमत है, बहुत ही अधिक सीटें हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे में सरकार जो होती है क्या करती है कि माना कि कोई 10 मंत्रालय ले लिए, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, 10 मंत्रालय ले लिए हैं, तो है किसी 20% मंत्रालय को भी, क्या है, कोई भी 20% मंत्रालय को जो बजट पर बहस होनी होती है वह हो जाती है, और बाकी के जितने 80% मंत्रालय हैं उन्हें एक सामान्य बहस के माध्यम से, क्या है, सामान्य बहस के माध्यम से पारित कर दिया जाता है। अर्थात जो 20% जो मंत्रालय हैं उनके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया अपनाई जाती है, बहुत मतलब कि जैसे कि बजट की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए वैसी ही प्रक्रिया अपनाई जाती है, और जो 80% मंत्रालय हैं उनके लिए सामान्य बहस के द्वारा ही उसे पारित कर दिया जाता है, और विपक्ष भी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कोई बहुमत भी नहीं है। न्यूटन की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने देखा, और 3 महत्वपूर्ण टर्म जो हमारे सामने लिखे हुए हैं, नीतिगत कटौती। क्या है? नीतिगत कटौती। और क्या है? मितव्ययी कटौती। मितव्ययी कटौती और सांकेतिक कटौती। ये बात अलग है कि यदि सरकार को बहुमत प्राप्त है तो है कटौती किसी भी मतलब की नहीं होती हैं, क्योंकि यदि बहुमत प्राप्त है तो यह कटौती लाई ही नहीं जा सकती हैं। इसको कहते हैं हम पॉलिसी कट। क्या कहते हैं? पॉलिसी कट कहते हैं इसको हम। और जो मितव्ययी कटौती है उसको हम इकोनॉमी कटौती कहते हैं या इकोनॉमी कट कहते हैं, और जो सांकेतिक कटौती है उसको हम लोग टोकन कट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोकन कट कहते हैं। तो नीतिगत कटौती में क्या होता है कि माना कि सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए का, कितना, 6 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। कितने का? 6 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो सरकार इस समय क्या करेगी? वह कहेगी कि हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है और हम आपको मात्र 1 ही रुपये देते हैं। कितना? हम आपको 1 ही रुपये का बजट पारित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? क्या सरकार 1 वर्ष तक 1 रुपये के माध्यम से सरकार चला पाएगी? बिल्कुल नहीं चला पाएगी। इतना बड़ा देश है, 1 रुपये के माध्यम से आप सरकार चला ले जाएंगे, देश चला ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। तो ये कब लाई जा सकती है? जब किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। क्या है? बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तभी यह नीतिगत कटौती लाई जा सकती है। क्योंकि यदि किसी भी पार्टी के पास 1/2 बहुमत से अधिक है तो नीतिगत कटौती लाई ही नहीं जा सकती है। और मितव्ययी कटौती क्या है? अर्थात कि 6 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया गया है तो उसमें लोकसभा कहेगी कि हम आपको इतनी राशि नहीं दे सकते हैं, आप इसमें कुछ कटौती कीजिए। 5 लाख करोड़ रुपए का 5 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है पास कर देती है। इसमें सरकार को यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि हम आपके बजट में कटौती कर सकते हैं। और सांकेतिक कटौती क्या है? इसमें माना कि आपने 6 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया है उसमें सरकार क्या करेगी? 50 रुपये कम कर लेगी, 100 रुपये कम कर लेगी, मतलब संकेत के रूप में बहुत कम राशि काटी जाती है। और क्यों काटी जाती है? इसलिए काटी जाती है कि हम आपके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं। क्या है? हम आपके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं, हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको देखा है। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जितने भी वीडियो लेक्चर डाले जाएं आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू।